आपको सर्दी जब लगती है तो क्या दुर्गंध और सुगंध का पता चलता है? नहीं पता चलता है ना। तो बस यही स्थिति मन की कर लो, हमेशा उसे सर्दी लगी रहे। हाँ, उसे हमेशा सर्दी लगी रहे, उसे कुछ भी पता ही ना चले कि उसने कौन सा कर्म किया था, सिर्फ कर्म करता रहे, पर उसके परिणाम जब प्राप्त होने हो तो उसे सर्दी लगा दो। यह सर्वत्रानभीष्णेह तत्तः प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और आज के कार्यक्रम में बताने वाला हूँ, मैंने एक योग घटित होते प्रायः कुंडलियों में देखा है। आज उस योग की चर्चा करने वाला हूं। ये योग आपको कहीं भी किसी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा। नाम है इसका मैंने रखा श्री कर्म योग। श्री कर्म योग, जिसमें आप अगर गौर करें तो जितनी भी कुंडलियां होती हैं, प्रायः इस ब्रह्मा की सृष्टि में जितनी भी कुंडलियां हैं, अगर उसमें 10वें स्थान में सूर्य बैठा है तो या तो वो बहुत अच्छे परिणाम देता है, अगर वो शनि के साथ षडाष्टक में हो तो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अजीब भी बात है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य चाहे नीच राशि के ही हों और 10वें स्थान में बैठे हों तो दो परिणाम दिखते हैं। एक, व्यक्ति की कुंडली में कर्म को लेकर के वो सूर्य कार्मिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, मतलब उसमें कर्म में व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने की इच्छा जागृत होती है कि वो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, पर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो उसके पास क्षमता और योग्यता ज़्यादा हो और उसको प्रायः 5 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी पे वो और उतनी तनख्वाह पे काम करता हो। अगर सूर्य यहाँ पे कमज़ोर हो रहे होंगे, पर याद रखिएगा यहाँ पे अगर राहु के साथ वो बैठे होंगे तो ये जातक को कर्म के क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाता है। पर अगर वो जन्म कुंडली के 10वें स्थान में जहां उनको दिग्बलत्व की प्राप्ति होती है और अगर वो उच्च के हो जाएं या फिर अगर गुरु के साथ भी बैठ जाते हैं या अकेले भी बैठे हों, तो ये योग व्यक्ति की कुंडली में अगर उच्च के हैं तो सर्व प्रकार से कर्म का सुख देने वाले होते हैं। व्यक्ति को काम के लिए कभी भटकना नहीं पड़ता है। अपने प्रायः कई लोगों को देखा है जो एक जगह नौकरी छोड़ते हैं, तुरंत ही अगली नौकरी तैयार है और उनको काम पकड़ने में या काम नया काम मिलने में कभी दिक्कत नहीं होती है। उनकी कुंडली में सूर्य की अवस्था और स्थिति बहुत अच्छी होती है। सूर्य लक्ष्मी के कारक होते हैं। अगर आपके पास कैश पेमेंट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। अगर आपके पास प्रत्येक दिन पैसे नहीं आ रहे हैं, तात्पर्य ये कि आपकी कुंडली में निश्चित रूप से सूर्य को देख लेना जरूरी है। हाँ, ये बात पक्की है और ये गारंटी है मेरी कि निश्चित रूप से उस कुंडली में सूर्य खराब होंगे, तभी व्यक्ति की कुंडली में या दशा में सूर्य का कुछ ऐसा असर हो रहा होगा जिसके कारण वो पैसे नहीं आने दे रहे हैं। ये बात है। तो मैंने जहां तक ये बात समझी है कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य 10वें स्थान में बैठे हों, अगर वो नीच के होंगे तो निसंदेह कर्म को प्रभावित करेंगे, पर व्यक्ति के पास काम करने की जो इच्छा होती है वो फ्लरिश होती रहती है, वो जागृत होती है। व्यक्ति काम करना चाहता है, वो निठल्ला बैठना नहीं चाहता है, अकर्मण्य नहीं होता है, कार्मिक होता है और कर्म प्रधान सोच को रख करके आगे बढ़ना चाहता है। जीवटता से मेहनत करने की क्षमता व्यक्ति के पास होती है और उसको प्लेटफॉर्म भी प्रायः मिल जाते हैं। अगर सूर्य की स्थिति वहां अच्छी रही तो अच्छी मतलब वो उच्च के हों, स्वग्रही होकर के बैठे हों या फिर मित्र की राशि में बैठे हों। तात्पर्य ये है, मतलब मित्र की राशि कौन कौन, या तो गुरु की राशि यहां बन रही हो 9 या 12 या फिर 5 नंबर लिखा हो या 8 या 1 लिखा हो। अगर ये स्थितियां बनती हों और सूर्य यहीं बैठे हों तो ये दिग्बली होने के साथ साथ मजबूत भी हो जाएंगे और श्रेष्ठ होते के फल को दिखाने वाले होते हैं। पर उनके साथ अब दूसरी स्थिति जो है वो ये देखनी है कि व्यक्ति की कुंडली में वहां से प्रतियोगिता भाव कौन सा बनता है, वहां से
यहां का प्रतियोगिता कौन होगा? क्योंकि लग्न का प्रतियोगिता कहां से होता है? छठे भाव से। आपकी प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के आसार कहां से देखे जाते हैं? जन्म कुंडली के छठे भाव से। अगर वहां की स्थिति अच्छी रही, वहां पे कोई उच्च का ग्रह बैठा है, तो प्रतियोगिताओं में विजेता बना देते हैं। ये बात पक्की है। तो यहां से छठे भाव को देखिए, क्योंकि दशम का छठा जो है वो प्रतियोगिता होगा, और प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाने के लिए सूर्य और शनि की भूमिका महत्ती होती है। तो अगर जन्म कुंडली के छठे भाव से हम प्रतियोगिता का विचार करते हैं, तो अगर हम दशम स्थान को केंद्र रखेंगे, तो वहां से ठीक छठे भाव में अगर शनि आ जाते हो, अगर सूर्य कुंडली में सूर्य केंद्र में बनते हैं, और अगर जहां पे सूर्य कुंडली कैसे बनेगी? जहां भी सूर्य कुंडली में बैठे हो उसको लग्न मान लीजिए, तो वहां से फिर छठे भाव में अगर शनि बैठे हो तो व्यक्ति को शुद्ध कार्मिक बनाते हैं, कर्म क्षेत्र का लाभ देने वाले बनाते हैं, और व्यक्ति सरकारी नौकरी में पदस्थ अधिकारी बनता है, अपने प्रभावों से लोगों को जीतने वाला होता है, किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों से लड़ करके आगे बढ़ने वाला होता है। और ये स्थितियां व्यक्ति के जीवन में सर्वोत्कृष्ट होते देखी जाती हैं। आपने कई बार ये गौर किया होगा कि निस्संदेह आपने मेहनत बहुत ज्यादा करी है, पर उसका परिणाम नहीं मिला है। शनि विलंब के कारक होते हैं, पर वो अनुभवगम्य भी बनाते हैं, वो बोध कराते हैं अच्छाई और बुराई का। उन्हें क्रूड प्रैक्टिकलिटी का ग्रह कहा जाता है। वो आपको और आपके जीवन में जैसे ही आते हैं, निस्संदेह आपको सच्चाई का पाठ भी पढ़ाने की क्षमता विकसित कर देते हैं, और उनमें वो क्षमता होती है कि वो आपको सच्चाई से आपका दर्शन करा सके, दिग्दर्शन करा सके। ये श्री कर्म योग, ये मैंने अपने से खुद से इसे बताया है, ये पुस्तक में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इसमें मुख्यतया शनि और सूर्य को ही देखा जाता है कि सूर्य से छठे स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वहां पे शनि बैठे हो तो निस्संदेह ये व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी बनाता है, श्रेष्ठ कर्म को करने वाला बनाता है, धार्मिक पुरोधा बनाता है, सत्कर्मकर्ता बनाता है, धर्म से युक्त होकर के काम करने वाला बनाता है, काम को लेकर के व्यक्ति वैचारिक रूप से स्वतंत्र होता है, अपने क्षेत्र का महारथ होता है। कैसा लगा ये योग? जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम का समापन कुछ इसी तरीके से करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए आज के कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जिस व्यक्ति को अपने किसी भी प्रकार के काम को करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, जो भी फल प्राप्त हो रहा है, उसमें वो फंसता ना हो। मैंने ऐसा किया था तो मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसा हो जाना चाहिए था तो मुझे ये क्यों नहीं मिला, इससे पार पा लीजिए। और जब ये चीज़ जीवन में घटित होने लगती है और जब जीवन में ये शामिल होने लगती हैं, तो आप परमहंस हो जाते हो, बिल्कुल परमहंस हो जाते हो। फिर नाक की वही अवस्था हो जाती है, न तो उसे दुर्गंध से कोई भेद है और न सुगंध से प्रेम है। बस यही बात है। आपको सर्दी जब लगती है तो क्या दुर्गंध और सुगंध का पता चलता है? नहीं पता चलता है ना। तो बस यही स्थिति मन की कर लो, हमेशा उसे सर्दी लगी रहे। हाँ, उसे हमेशा सर्दी लगी रहे, उसे कुछ भी पता ही ना चले कि उसने कौन सा कर्म किया था, सिर्फ कर्म करता रहे, पर उसके परिणाम जब प्राप्त होने हो तो उसे सर्दी लगा दो और कह दो कि उसे तो सुगंध और दुर्गंध में कोई आभास ही नहीं है, उसके नाक तो परमहंस हो गए हैं जो सुगंध और दुर्गंध का पता ही नहीं चलाते। तो ठीक यही स्थिति मन की भी हो जाए, जहां पे आपका मन न तो परिणामों से प्रभावित होता हो और न ही परिणामों से आसक्ति से युक्त होता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कल का कार्यक्रम शुक्रवार वाला है। मुझे पता है आप लोग लंबे कार्यक्रम देख करके भाग जाते हैं, लेकिन देख लीजिएगा, कल आप लोगों के बीच से ही कुंडलियां लेकर के आने वाला हूं। तो कल का कार्यक्रम आवश्यक बनता है। और यह भी बात बता दूं कि जो मैंने श्लोक में बात कही है उसको घटित करके देखिएगा। अगर परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, आपने कुंडली दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्यक्रम ना देखें। मैं हृदय से कार्यक्रम बनाता हूं तो सोचता हूं आप लोगों को समर्पित कर दूं आपके चरणों में। आप मेरे लिए देवतुल्य हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।